नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौहान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माई गुरुकुल में दोस्तों। और जो अपनी अध्ययन श्रृंखला चल रही थी वो राजस्थान का भूगोल चल रही थी। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की जो जलवायु है उसके बारे में अध्ययन करते हैं अपन। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें व कमेंट करें। और जितना आप अधिक वीडियो देखोगे आप उतना ही अधिक समझ में आएगा। तो आपसे प्लीज़ निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। तो आज बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की। अगर जलवायु के बारे में अगर पढ़ता है, राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ना है तो उससे पहले अपन को जानना जरूरी है कि जलवायु है वो होती क्या है। जलवायु होती क्या है? तो जलवायु के लिए कहा जाता है कि किसी स्थान की दीर्घकालीन वायु की अवस्था, किसी स्थान की दीर्घकालीन वायु की वो अवस्था है वो क्या कहलाती है? जलवायु। ध्यान रखना है, किसी निश्चित स्थान पर एक दीर्घकालीन वायु की अवस्था है वो जलवायु कहलाती है। और दोस्तों एक शब्द और आता है वो है मौसम। मौसम तो किसी स्थान की अल्पकालीन वायु की अवस्था। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जलवायु और मौसम में अंतर कितना है। जलवायु है वो दीर्घकालीन वायु की अवस्था है और मौसम है वो अल्पकालीन वायु की अवस्था है। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन में अंतर क्या होता है। अब बात करते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम अगर बोल सकते हैं कि जलवायु या फिर मौसम की व्याख्या किसने करी? जलवायु या मौसम संबंधी व्याख्या है वो किसने करी? विश्व के संदर्भ में अगर बात करते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम मौसम या फिर जलवायु संबंधी व्याख्या वो किसने करी, तो उसके लिए नाम आता है यूनानी यात्री था एक यूनानी यात्री जिसका नाम था हिप्पोटस। तो हिप्पोटस पहला ऐसा भूगोलवेत्ता था जो विश्व में सर्वप्रथम जलवायु या फिर बोल सकता है कि मौसम संबंधी व्याख्या की थी। अगर यही बात अगर देखते हैं अपन भारत के संदर्भ में, भारत में सर्वप्रथम वो किसने किया था? तो भारत में वो भी कौन थे? यूनानी यात्री थे। भारत में करने वाले वो भी क्या थे? यूनानी यात्री थे। और उनका नाम था अल मसूदी। ये पहले ऐसे भूगोलवेत्ता थे जो भारत में जलवायु या फिर मौसम संबंधी व्याख्या इन्होंने की थी। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं अल मसूदी, ये भारत कब आया? इससे एक इतिहास में हिस्ट्री से भी एक प्रश्न बन के आता है। वो प्रश्न बनता है कि ये भारत कब आया? तो इसकी बात करते हैं कि ये जो अल मसूदी है ये भारत है, ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश, इस गुर्जर प्रतिहार वंश में ये अल मसूदी है वो भारत आया था। और जब ये भारत आया था उस समय इस गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था वो था महिपाल प्रथम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतिहास से भी प्रश्न बन सकते हैं, दूसरा प्रश्न अल मसूदी को लेकर, तो ये आप ध्यान रखें। दूसरा बात करते हैं कि जो जलवायु है या फिर जो मौसम है, इस मौसम शब्द की
या फिर मानसून को लेकर बात करते हैं अपन कि मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के शब्द से हुई थी। अरबी भाषा का शब्द था, तो अरबी भाषा का शब्द था वो था मौसम। मौसम, और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो वो था पवन की दिशा, या फिर बोल सकते हैं कि पवन की दशा। इसका शाब्दिक अर्थ था मौसम का। ठीक है, तो दोस्तों मौसम से किसकी उत्पत्ति हुई? मानसून की, जो कि एक अरबी भाषा का शब्द था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन कि जो जलवायु या फिर मौसम है उसका निर्धारण किस प्रकार होता है। उसका जो निर्धारण है वो किस प्रकार होता है। तो इसका निर्धारण करने के लिए किसी स्थान विशेष पर 30 वर्षों की औसत आवश्यक दशाओं का 30 वर्षों की औसत आवश्यक दशाओं के आधार पर आवश्यक दशाओं के आधार पर किसी स्थान विशेष पर 30 वर्षों की औसत आवश्यक दशाओं के आधार पर है मानसून या फिर जलवायु का निर्धारण अपन करते हैं। तो यह भी प्रश्न बनता है, छोटे एग्जाम में बनेगा, प्रश्न आ जाता है। तो यह भी प्रश्न एक मुख्य रूप से बन सकता है कि जलवायु का निर्धारण वो कितने वर्षों की आवश्यक दशाओं पर करते हैं, तो 30 वर्षों की। इसके बाद में बात करते हैं कि जो राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है। राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। जो जलवायु है राजस्थान की वो कैसी है। तो राजस्थान की जलवायु का अगर देखते हैं अपन, तो राजस्थान है वो देखो, ये आ गया पश्चिम, ये आ गया पूर्व भाग, ये उत्तर और ये दक्षिण। दक्षिणी भाग है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यह भी है उत्तरी अक्षांश के बीच है वो फैला हुआ है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में 23.5 डिग्री, जिसको अपन कर्क रेखा का नाम लेते हैं, काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा, इसका नाम लेते हैं। ये सिर्फ बांसवाड़ा जिला है वो ही इसके दक्षिण तरफ आता है। बांसवाड़ा जिला है वही यहाँ पे आता है। तो बोल सकते हैं कि ये 30 से अगर इस तरफ अगर बात करते हैं, दक्षिण की तरफ जो कटिबंध मिलता है वो उष्ण कटिबंध मिलता है, उष्ण कटिबंध। और इसके जो उत्तरी साइड में मिलता है वो शीतोष्ण कटिबंध मिलता है। शीतोष्ण कटिबंध मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें वैसे अगर बात करते हैं तो एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर दोनों जिले आते हैं। डूंगरपुर की 1 किलोमीटर और बांसवाड़ा की है वो 25 किलोमीटर, टोटल है वो 26 किलोमीटर की रेखा है वो कर्क रेखा की राजस्थान में स्थिति होती है। तो ये तो बात की है। बात करते हैं कि कौन सी जलवायु है, तो शीतोष्ण प्लस उष्ण, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो ये 23 सारी कर्क रेखा बोल सकते हैं। इस कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र वो आवरण है वो उसको अपन उपोष्ण बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको दे दिया जाता है कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है। तो शीतोष्ण आता है, उसमें एक उष्ण आता है, एक उपोष्ण आता है और एक शुष्क आता है या अर्ध शुष्क आता है। ठीक है, या उपाद्र आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो या फिर बोलते हैं उसको शीतोष्ण भी दे सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो ये आगे राजस्थान की जलवायु। इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं कि जो राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले
राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले निर्धारित कारक। निर्धारित कारक है वो कौन कौन से हैं, या फिर कारण वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एक नंबर पे अरावली की दिक् स्थिति। अरावली की दिक् स्थिति। अरावली की दिक् स्थिति, अगर अरावली का अगर मानचित्र में देखते हैं अपन, तो अरावली है राजस्थान के लगभग बीचों बीच मध्य भाग में स्थित है और ये राजस्थान को दो भागों में विभक्त कर देती है। ये है अपनी अरावली, ये राजस्थान को दो भागों में विभक्त कर देती है। एक तो आता है पश्चिमी भाग और एक आता है पूर्वी भाग। तो अगर पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो 50 सेमी से कम वर्षा वाला भाग है। यहाँ पे जो वर्षा 50 सेमी से कम होती है और यहाँ पे 50 सेमी से अधिक होती है। 50 सेमी से अधिक होती है तो बोल सकते हैं कि राजस्थान है। राजस्थान में जो अरावली की दिक् स्थिति होने के कारण क्या है, एक तो एक क्षेत्र तो ऐसा आता है जहाँ पे 50 सेमी से कम वर्षा होती है और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे 50 सेमी से अधिक वर्षा हो रही है। इसलिए अरावली एक मेन पार्ट है राजस्थान में कम वर्षा होने का। अगर अरावली की बात करते हैं तो इसको भारत के संदर्भ में या फिर राजस्थान के संदर्भ में बोलते हैं महान जल विभाजक रेखा। महान जल विभाजक रेखा। और महान जल विभाजक रेखा अरावली को इसलिए बोला जाता है क्योंकि अरावली के अगर पश्चिमी साइड से जितनी भी नदी निकलती हैं, जितनी भी नदियां निकलती हैं, वो सब नदियां अरब सागर के अफातंत्र को प्रदर्शित करती है या अरब सागर अफातंत्र में सम्मिलित हैं। और अगर पूर्वी साइड से जितनी भी नदी निकलती हैं वो सब नदी बंगाल की खाड़ी को प्रदर्शित करती हैं। इसलिए राजस्थान या भारत के संदर्भ में अरावली है वो क्या है, महान जल विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती हैं। और बात करते हैं कि अरब सागर से जो आने वाला मानसून है उसको अपन तो बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दो शाखा है जिसकी एक है अरब सागर। अरब सागर की जो शाखा आती है वो अरावली की दिक् या समानांतर स्थिति होने के कारण वो क्या है, वो इसके समानांतर है, वो आगे चले जाते हैं। कुछ मात्रा में वो वर्षा वो दक्षिणी भागों में कर देता है, उसके अलावा ये समानांतर आगे चले जाता है। इसलिए यहाँ पे इस अरब सागर से वो वर्षा नहीं हो पाती। इस सिर्फ अरब सागर से राजस्थान में वर्षा है वो सिर्फ 10% होती है, ओनली 10%। लेकिन बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आती है वो अगर राजस्थान भारत की बात करते हैं तो सुरमा घाटी से प्रवेश करती है। सुरमा घाटी से प्रवेश करने के बाद ये जो भारत के जो पूर्वोत्तर राष्ट्र हैं वहाँ पे बारिश करती हैं। मेघालय के पठार के वहाँ पे बारिश करती हैं और ये छोटा नागपुर के पठार से टकराने के बाद ये विंध्याचल श्रेणी के समानांतर ये आगे आती हैं। जैसे ये राजस्थान में आती हैं तो राजस्थान की जो इस ओर की स्थिति होती है वहाँ पे तो ये पूर्वी साइड में तो बारिश कर देती हैं और ये इसके इस साइड है। जैसे बात करते हैं अपन अलग से बात करते हैं पर्वत की। मान लीजिए ये पर्वत है तो पर्वत का ये वाला भाग होता है वो पवन मुखी होता है, ये वाला भाग, और ये वाला भाग होता है पवन विमुखी होता है। पवन विमुखी होता है। तो इस तरफ से जो आने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो इससे टकराकर यहाँ पे क्या कर देती है, वर्षा कर देती है, वर्षा कर देती है। लेकिन जब ये इससे ऊपर की तरफ चली जाती है तो इस क्षेत्र में है वो बादल का निर्माण तो कर देती है। यहाँ पे बादल का निर्माण है वो तो कर देती है, लेकिन बादल का निर्माण करने के बाद यहाँ पे वो वर्षा है वो या तो कम कर देती है, कम करती है या फिर कम या फिर नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। इसलिए
यही कारण यहाँ पे बनता है, जब ये मानसूनी हवाएं आती है तो इस ओर तो बारिश कर देती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला वो मानसून है वो भारत राजस्थान में जब आता है तो वो उसकी पूर्वी साइड से वो आता है, पूर्व वाली दिशा से आता है। तो भारत में जब ये वर्षा करती हैं तो उस वर्षा को बोलते हैं पूर्वैया। भारतीय राजस्थान जो में मानसून आता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वैया। पूर्वैया और ये पूर्वैया ये सिर्फ बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को ही बोला जाता है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्व दिशा से आता है राजस्थान में, इसलिए इसको पूर्वैया कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट कारण कौन कौन सा है। नेक्स्ट है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल है, यह भी राजस्थान में मानसून को प्रभावित करता है। जैसे अगर थार का मरुस्थल की बात करते हैं तो ये है अरावली। थार का मरुस्थल है वो निम्न वायुदाब क्षेत्र है, वायुदाब क्षेत्र है या केंद्र है। तो यहाँ पे क्या है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो पवनें हैं वो आकर्षित तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई अवरोध पैदा नहीं होता है। इस ओर में, इस थार के मरुस्थल में अवरोध पैदा नहीं होने के कारण ये जो हवाएं हैं, या बोल सकते हैं ये जो पवन की जो धाराएं हैं ये वो सीधी निकल जाती हैं, इसलिए यहाँ पे कम वर्षा करते हैं। तो थार का मरुस्थल है, ये भी क्या है, थार का मरुस्थल अगर बात करते भारत की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो ये सबसे अधिक प्रभावी होता है। और एक होता है तिब्बत का पठार, भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तिब्बत का पठार और थार मरुस्थल, ये दोनों ऐसे चीज हैं जो भारतीय मानसून को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। ये भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून लाने का सबसे बड़ा श्रेय होता है तिब्बत का पठार और थार का मरुस्थल का। ठीक है, तो ये भी प्रमुख कारण है। ये थार का मरुस्थल राजस्थान में बारिश कम कर पाता है, लेकिन इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करें तो वहाँ पे इसको ज़्यादा फायदा मिलता है थार के मरुस्थल से। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन तो वह है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता का मतलब होता है कि समुद्र से दूरी। राजस्थान की है वो समुद्र से दूरी है, इसलिए यहाँ पे समुद्र के जो आसपास होने वाली वो वर्षा है वो राजस्थान तक नहीं पहुँच पाती है। ये भी एक प्रमुख कारण है यहाँ पे वर्षा ना होने का। ठीक है, दूसरा है वनस्पति। किसी स्थान पर वनस्पति है वो भी जो जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं। अगर अपवाद के रूप में अपन राजस्थान के दो जिलों की बात करते हैं, एक तो जैसलमेर की और एक बात करते हैं अपन चोरू की। इन दो जिलों की बात करते हैं अपवाद के रूप में अपन। तो जैसलमेर है वो वहाँ पे जो मरुस्थल उसका विस्तार है वो अधिक पाया जाता है, और यहाँ पे मरुस्थल का विस्तार है वो कम पाया जाता है। और मरुस्थल का जहाँ पे विस्तार अधिक पाया जाता है वो क्षेत्र अधिक गर्म होता है, तो मतलब ये क्षेत्र है वो अधिक गर्म होना चाहिए, और ये क्षेत्र है वो अधिक कम विस्तार है तो यहाँ ये विस्तार इसके अपेक्षा जैसलमेर की अपेक्षा ये ठंडा होना चाहिए। लेकिन क्या है, वनस्पति है ये जलवायु को प्रभावित करती है, तो इसमें क्या है कि इस जैसलमेर क्षेत्र में यहाँ पे वनस्पति की अधिकता चूरू के अपेक्षा अधिक है, और यहाँ पे क्या है, अधिक है, और यहाँ पे है वो कम है। वनस्पति है वो यहाँ पे कम है जैसलमेर की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे वनस्पति इस क्षेत्र को ठंडा कर देती है, तो इसलिए क्षेत्र है वो ठंडा रहता है। या बोल सकते हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में वनस्पति तथा जल की मात्रा थोड़ी बहुत होने से ये चूरू की अपेक्षा ये क्षेत्र ठंडा होता है, और ये यहाँ पे गर्म नहीं होता क्योंकि यहाँ पे वनस्पति है वो अधिक है, और ये क्षेत्र यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ पे वनस्पति है वो भी कम है, इसलिए दोनों चीज़ें यहाँ पे कम होने के कारण ये क्षेत्र है वो
गर्म पाया जाता है। और राजस्थान का सबसे गर्म जो जिला है वो भी क्या है, चूरू ही है। ठीक है, और स्थान की बात करते हैं तो स्थान है राजस्थान का फलोदी, सबसे गर्म स्थान। ठीक है, तो ये वनस्पति भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो ये आ गया अपना जल वनस्पति प्रमुख। फिर बात करते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं ये भी क्या है, जलवायु को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराओं में जो प्रशांत महासागर से, महासागरीय धाराओं में है प्रशांत महासागरीय जो धाराएं होती हैं, प्रशांत महासागर में जो धाराएं होती हैं वो धाराएं लगभग 25 दिसंबर के आसपास है उनकी उत्पत्ति होती है। और 25 दिसंबर के पास उत्पत्ति होती हैं तो 25 दिसंबर को ईशा का जन्म दिवस के रूप में अपन मनाते हैं, ईशा का जन्मदिन के रूप में अपन मनाते हैं। ठीक है, तो 25 दिसंबर के पास इन महासागरीय प्रशांत महासागरीय जो गर्म जल धाराएं होती है, गर्म होती है, इनकी उत्पत्ति होती है। और इनमें उत्पत्ति होने के कारण एक तो उसमें एक धारा दो धाराओं के रूप में होती है। तो उत्पत्ति होने के कारण अगर इनका प्रभाव अधिक होता है, इन धाराओं का प्रभाव है वो अधिक होता है, तो वह हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला जो मानसून है उसको कमजोर कर देती है। हिंद महासागर में होने वाला जो मानसून है वो कमजोर कर देती है या फिर सक्रियता है वो कम कर देती है, जिससे भारत में आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत में अनावृष्टि का रूप या फिर अकाल का रूप है वो लेता है। ठीक है, अगर इन धाराओं का प्रभाव है वो कम होता है, प्रभाव है यदि कम हो तो हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला जो मानसून है उसकी सक्रियता है वो अधिक होगी। मानसून की सक्रियता अधिक होगी तो वह उस क्षेत्र में, या बोल सकते हैं कि भारत में या राजस्थान में है, वो अतिवृष्टि की स्थिति है वो होने की संभावनाएं होती हैं। अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा, सामान्य से अधिक वर्षा होती है तो उसको बोलते हैं अपन अतिवृष्टि। तो प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं जिनमें अपवाद के रूप में अपन, और इस प्रक्रिया को है जहाँ पे अनावृष्टि अकाल होते हैं उसको तो बोलते हैं अल नीनो, इस घटना को तो अल नीनो बोलते हैं और इस घटना को बोलते हैं ला नीनो, इस घटना को बोलते हैं ला नीनो। तो ध्यान रखना, प्रशांत महासागर में अल नीनो और ला नीनो दोनों ही प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो ये महासागरीय धाराएं भी है जो भी प्रभावित करती है राजस्थान में मानसून को या जलवायु को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 6 नंबर की बात करते हैं तो तापमान। तापमान भी है वो प्रभावित करता है, क्योंकि तापमान अगर अधिक होता है तो आर्द्रता है वो कम होती है, आर्द्रता है वो कम हो जाती है, तो तापमान भी वो भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ये भी ऊंचाई एक प्रमुख कारण है। अगर बात करते हैं उदाहरण के तौर में तो अपन दो क्षेत्र लेते हैं, एक लेते हैं अपन फलोदी और ये सबसे गर्म स्थान है, और एक लेते हैं अपन माउंट आबू, एक राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है और एक राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फलोदी है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो कम पाई जाती है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो अधिक पाई जाती है। कम पाई जाती है
तो यहाँ पे वर्षा है वो भी कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे वर्षा है वो भी अधिक पाई जाती है। जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वहाँ पे आर्द्रता या फिर नमी है वो भी अधिक होगी। और नमी जहाँ पे अधिक होगी वहाँ पे वनस्पति है वो भी अधिक आएगी। और वनस्पति अधिक होगी वहाँ पे मतलब बोल सकते हैं वो क्षेत्र निश्चित तौर से जलवायु को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई है ये भी एक क्या है कि विशेष तौर से राजस्थान में जलवायु के निर्धारण में प्रमुख कारण है। तो प्रमुख ये कारण थे दोस्तों। एक और बात कर लेते हैं अपन पछुआ हवाओं की। पछुआ पवने जो पश्चिम दिशा से चलने वाली जो गर्म पश्चिमी दिशा से जो आने वाली जो गर्म है पवने होती हैं, तो ये भी क्या है कि निश्चित तौर से राजस्थान में जो जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है राजस्थान में पाई जाने वाली ऋतुएं कौन कौन सी हैं और उनका राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण कहाँ पे है वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।